हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। सो बच्चों, हमने पैरामीशियम टॉपिक जो हम कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हमने उसकी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी बाकी सब कंप्लीट हो गया है। लास्ट टॉपिक जो बचता है पैरामीशियम में दैट इज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बच्चों। सो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में मोस्टली बाइनरी फिशन से होता है, बट अपनी वाइटलिटी को मेंटेन करने के लिए मींस अगर लगातार वो बाइनरी फिशन से ही रिप्रोड्यूस करता रहेगा तो एजिंग या सेनेसेंस फेज में पहुंच जाता है और जो रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है वो वीक होती चली जाती है। तो बीच बीच में कुछ इंटरवल्स पर ये क्या करता है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन करता है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग मेथड को, अलग अलग प्रोसेस को। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन में असेक्सुअल प्रोसेस भी हो सकती है और सेक्सुअल भी। असेक्सुअल प्रोसेस के अंदर आता है एंडोमिक्सिस और हेमिक्सिस, और सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर आता है कॉन्जुगेशन, ऑटोगेमी एंड साइटोगेमी। इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, बाइनरी फिशन, जो इसका मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोड्यूस करने का। कैसा तरीका होता है बाइनरी फिशन, आप सब जानते हो, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते रहते हैं कि बाइनरी फिशन का मीनिंग क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का दो पार्ट में डिवाइड हो जाना और दोनों पार्ट का कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेना। जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं वो अमीबा में पढ़ते हैं, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल कि अमीबा में क्या होता है, अमीबा स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स एंड ईच टू पार्ट डेवलप्स इनटू अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। हर पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दैट इज बाइनरी फिशन। बट यहाँ अमीबा से डिफरेंट तरीका क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसवर्स होता है। इसके पास जो फिशन का मेथड है वो कैसा है, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मींस जो इसका लॉन्ग एक्सिस है बॉडी का उसके परपेंडिकुलर होता है डिवीजन। इसमें जो बॉडी का लॉन्ग एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर मींस फिशन की जो प्लेन होता है वो इस तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, उसको बोलेंगे क्या, ट्रांसवर्स फिशन। स्टार्टिंग कैसे होती है बच्चों, ये एक पैरामीशियम की बॉडी है और इसके पास क्या क्या होता है, मेन ऑर्गन्स हम देखें तो एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है बड़ा, और दूसरा क्या होता है माइक्रोन्यूक्लियस, जिनके बारे में हम पहले जान चुके हैं। मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है, वेजिटेटिव या नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए होता है बॉडी के, और ये माइक्रोन्यूक्लियस जो है ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। उसके बाद ये एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और दिस इज पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है इसके पास। ये इसका ओरल ग्रूव वाला पोर्शन है और दिस इज इट्स इंजेस्ट्रेटरी अपरेटस। ये इसका क्या है, इंजेस्ट्रेटरी अपरेटस। तो होता क्या है बच्चों, सबसे पहले माइक्रोन्यूक्लियस, कोई भी सेल जब डिवाइड करती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये, इनकी सेल ही इनकी पूरी बॉडी है, जब डिवाइड करती है तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसके पास तो दो न्यूक्लियस है, दोनों डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करते हैं, जो माइक्रोन्यूक्लियस है बच्चों ये तो माइटोटिक डिवीजन करता है। कैसा डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन मींस माइटोसिस करता है। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो अमाइटोटिकली डिवाइड होता है। तो मैक्रोन्यूक्लियस के बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत है। ये अमाइटोटिकली डिवाइड हो जाएगा दो न्यूक्लियस में या दो न्यूक्लियाई में। जो माइक्रो है वो क्या करता है बच्चों, माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या क्या हुआ, बडिंग हो रही है। यहाँ पर जो ओरल ग्रूव है वो तो डिसअपियर होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो इंजेस्ट्रेटरी अपरेटस है ना वो बडिंग के थ्रू एक नया इंजेस्ट्रेटरी अपरेटस बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी बात, ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ना ये माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही सारी स्टेज शो करता है जो हम माइटोसिस में पढ़ते हैं। पर इसके प्रोफेज में एक चीज याद रखोगे कि यहाँ पर 36 से 150 नंबर हो जाता है किसका, न्यूली फॉर्म्ड क्रोमोसोम्स का। जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का नंबर डुप्लीकेट होगा ना तो वो कितना हो जाता है, 36 to 150। डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट होता है, बट ये नंबर है टोटल सभी पैरामीशियम में 36 से 150। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसकी बाकी सबके जैसी होती है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है, देखो बच्चों यहाँ पर मैक्रोन्यूक्लियस तो क्या कर रहा है, अमाइटोटिकली डिवाइड हो रहा है। माइक्रोन्यूक्लियस में इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बन जाते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल बन जाते हैं डिवाइड होने के लिए। माइक्रोन्यूक्लियस में ये न्यूक्लियस का डिवीजन की प्रोसेस चल रही है और फाइनली क्या हुआ, दो बन गए, एक मैक्रो, दो मैक्रोन्यूक्लियस बन गए और दो ही माइक्रोन्यूक्लियस बन गए। उसके साथ साथ साइटोकाइनेसिस की शुरुआत होती रहती है, मतलब साइटोप्लाज्म में भी चेंजेस आते रहते हैं। क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है उसके
काइनेटीज और काइनेटोसोम्स क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। सेकेंड चेंज, दो नए पेलिकुलर पोर बन जाते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के। जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इनको भी क्या होना है, डबल होना है। तो दो ये हो जानी है एंटीरियर और दो ही पोस्टीरियर। तो उससे पहले इनके लिए दो पेलिकुलर पोर बनने शुरू हो जाते हैं। ओरल ग्रूव डिसअपियर हो जाती है, ओरल ग्रूव डिसअपियर हो जाएगी और इंजेस्टेटरी अपरेटस जो है वो अपने आप को बडिंग के थ्रू डबल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर देखिए इंजेस्टेटरी अपरेटस बनने की शुरुआत हो गई। माइक्रोन्यूक्लियस ने इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल बना लिया। इंट्रान्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन, जानते हो आप माइटोसिस में स्पिंडल फॉर्मेशन होगा। स्पिंडल फॉर्मेशन हो गया, मैक्रो ने माइटोटिकली डिवाइड कर लिया। इस तरह एक मैक्रो यहाँ, एक मैक्रो यहाँ, एक माइक्रो यहाँ, एक माइक्रो यहाँ। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में भी यहाँ पर खांच बननी शुरू होगी और डिवीजन होना शुरू होगा। दो क्या बन गए बच्चों, इंजेस्टेटरी अपरेटस दो बन गए और जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो भी दो हो गई। एक ये वाली, बताओ ये क्या थी, एंटीरियर थी ना, और ये देखो मैं यहाँ पर एंटीरियर ऐसे बना रही हूँ, फिर ऐसे बना रही हूँ, फिर ऐसे फिर ऐसी। ये आप जानते हो, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि इसकी डायस्टोल और सिस्टोल फेज होती है। और अगर ये किस में है, सिस्टोल में है तो ये डायस्टोल में होगी, ये डायस्टोल में है तो ये सिस्टोल में होगी। अल्टरनेटिवली होती है और चेंज होती रहती है। तो है ये हमारे क्या, एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सो जो हमारा पेरेंट पैरामीशियम था उसकी जो एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थी वो तो दो पैरामीशियम बनेंगे जब, एक एंटीरियर पैरामीशियम और एक पोस्टीरियर पैरामीशियम। एंटीरियर की ये तो क्या बन जाएगी, एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और जो पोस्टीरियर है उसकी इसकी जो हमारे पेरेंट पैरामीशियम की पोस्टीरियर थी वो किसकी पोस्टीरियर बन जाएगी, जो नीचे वाला पैरामीशियम बना इसकी पोस्टीरियर। लेकिन इसको क्या डेवलप करनी पड़ेगी, इसको अपनी एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनानी है नहीं, और इसको अपनी पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनानी है। तो ये न्यूली फॉर्म्ड होती है, इसकी पोस्टीरियर इसने खुद बनाई है, नहीं बनी है और न्यूली फॉर्म्ड है, और इसकी एंटीरियर न्यूली फॉर्म्ड है। इस तरह दो इंजेस्टेटरी अपरेटस बन गए, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो गई, और मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस भी दो हो गए, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस हो गई। सो आफ्टर साइटोकाइनेसिस ये जो दोनों नए पैरामीशियम बने हैं, ब्रोटर पैरामीशियम, इनको ऊपर वाले एंटीरियर को क्या बोलेंगे, प्रोटर, और पोस्टीरियर को क्या बोलेंगे, ओपिस्थी। प्रोटर और ओपिस्थी। सो बाइनरी फिशन जो है वो टेक्स अबाउट हाफ एन आवर। जो टाइम होता है बाइनरी फिशन का लगभग आधा घंटा होता है, और फेवरेबल कंडीशन में जो पैरामीशियम है वो रैपिडली बाइनरी फिशन करता रहता है और अपने बहुत सारे जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता रहता है। ऐसे जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो इस तरह से बाइनरी फिशन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म या पैरामीशियम क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। इवेंचुअली बाइनरी फिशन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों, उसको माना जाता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि एजिंग या सेनेसेंट फेज में पहुंच गया है। मींस कंटिन्यूअसली अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिशन होता रहेगा तो वाइटलिटी जो है रिप्रोड्यूस करने की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी उसकी पैरामीशियम की, वो उसकी एजिंग फेज में पहुंच जाएगा। उसको रिजुविनेट करने के लिए या अपनी जो लॉस्ट वाइटलिटी है, लॉस्ट, उसको दोबारा गेन करने के लिए, रिकवरी करने के लिए ये क्या करता है, अडॉप्ट करता है रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। इसका क्या मीनिंग है, मींस ये जो अपना माइक्रो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, दोनों के न्यूक्लियस होते हैं इसके पास, मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज कर लेते हैं दो ऑर्गेनिज्म, या किसी और तरीके से माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स स्टडी करने हैं कि किस किस तरीके से ये अपना न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन करता है, सो दैट जो वाइटलिटी कम हुई है या रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी कम हुई है बाइनरी फिशन कंटिन्यू करने से, उसको रिकवर करने के लिए। सो डिफरेंट रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है बच्चों जो हम जानेंगे। उनमें सबसे पहले जानते हैं किसके बारे में, कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। किस तरह का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। और कॉन्जुगेशन मीन्स होता है दो इंडिविजुअल्स का फ्यूज हो जाना टुगेदर। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्पररी यूनियन होता है दो इंडिविजुअल या दो पैरामीशियम का। दो पैरामीशियम टेम्पररीली कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाते हैं। अब उनको करना क्या है, अपना माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल वो क्या करते हैं, कुछ माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल दोनों का एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। और जो मॉडिफाइड, इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन।
इसमें दो इंडिविजुअल फ्यूज होते हैं टुगेदर बाय देयर वेंट्रल सरफेस इन द ओरल रीजन। जो इनका ओरल रीजन है यहाँ पर वेंट्रल सरफेस में, ये एक दूसरे से इस वाली साइड वेंट्रल सरफेस की साइड फ्यूज हो जाते हैं। अब इनको बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स। जब दो पैरामीशिया एक दूसरे के पास आते हैं और अपनी वेंट्रल सरफेस से ओरल रीजन में फ्यूज हो जाते हैं, उनको तब क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। और क्या क्या चेंजेस आएंगे? और इनके पास जो इस एरिया में ओरल रीजन है या इनका इंजेस्टेटरी अपरेटस है, पेलिकल है, सीलिया है, ये सारे पार्ट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं दोनों पैरामीशियम के। क्या क्या? इंजेस्टेटरी अपरेटस, पेलिकल, सीलिया, काइनेटीज, ट्राइकोसिस्ट जो इसके ओरल रीजन में पार्ट होता है, वो सब डिसइंटीग्रेट हो जाता है दोनों का, और दोनों के बीच में एक एंडोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। क्या बन जाता है? एक एंडोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है दोनों पैरामीशियम के बीच में। बाकी सारे पार्ट्स डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और दोनों के बीच में एंडोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा, और अब इनको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। अब इनका जो मैक्रोन्यूक्लियस है और माइक्रोन्यूक्लियस है उसमें चेंजेस आएंगे और सक्सेसिव डिवीजन होंगे, वो हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू कैसे होता है। सो कैसे होती है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पैरामीशियम में? स्टार्ट करते हैं कहाँ से? दो पैरामीशियम जब फ्यूज होते हैं देयर वेंट्रल सरफेस, उनकी वेंट्रल सरफेस से ओरल रीजन में, तो उनको कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। ये दो कॉन्जुगेंट्स है बच्चों, इनमें ये एक मैक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रो है, ऐसे इसका ये एक मैक्रोन्यूक्लियस है और ये माइक्रो। फ्यूज होने के बाद बच्चों क्या होगा? जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो तो क्या होने लगता है? डिसइंटीग्रेट होने लगता है। इन दोनों कॉन्जुगेंट्स का मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है, एंड जो माइक्रो है वो फर्स्ट डिवीजन करता है। फर्स्ट डिवीजन मतलब माइक्रोन्यूक्लियस क्या है? दो माइक्रोन्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। थर्ड स्टेप में आप देखो सेकेंड डिवीजन हो रहा है, मींस एक माइक्रोन्यूक्लियस से यहाँ पर दो माइक्रोन्यूक्लियाई बने, दूसरा डिवीजन हुआ तो यहाँ पर चार माइक्रोन्यूक्लियाई बने। एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पर एक डिवीजन कैसा होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। यहाँ फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, 3 बार डिवीजन होगा, बट इनमें से एक डिवीजन कैसा होगा? मियोटिक होगा, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियाई बनेंगे कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो पहला डिवीजन हुआ 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, दूसरा डिवीजन हुआ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई, और तीसरा डिवीजन जब होता है तो कितने बन जाते हैं? थर्ड माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद कितने बन जाएंगे? 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। अब 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बन गए, और जो मैक्रोन्यूक्लियस है देखो वो क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया कंप्लीटली। इन 4 माइक्रोन्यूक्लियस में से भी एक माइक्रोन्यूक्लियस बचता है और 3 क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। 3 माइक्रोन्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो गए और केवल एक बचा दोनों में। सो फर्स्ट पहला डिवीजन हुआ न्यूक्लियस में तो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई बने, दूसरा डिवीजन हुआ तो 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बने, और मैक्रो क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट हो गया। यहां से हमने फोर्थ स्टेप में देखो मैक्रो को डिसअपियर कर दिया। अभी हमारे पास सिर्फ क्या है? 4 माइक्रो, 2 डिवीजन हुए हैं अब तक, जिनमें से एक कैसा हुआ? मियोटिक हुआ, जिससे ये हैप्लॉइड है। अब इनमें से भी 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और केवल एक रह जाएगा माइक्रोन्यूक्लियाई। वो एक भी अगले स्टेप में एक और डिवीजन करेगा, थर्ड माइक्रोन्यूक्लियर डिवीजन, और डिवीजन हो गई। ये एक था, देखिए यहाँ पर इस एक में डिवीजन हुआ ये 2 बन गए, इस एक में डिवीजन हुआ ये 2 बन गए। अब इनको बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और जो फीमेल होता है वो स्टेशनरी होता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और जो मेल है वो एक्टिव होता है। तो इसका मेल प्रोन्यूक्लियस जाके इसके फीमेल प्रोन्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, इसका मेल इसके फीमेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस हुआ और एक सेल दोनों के माइक्रोन्यूक्लियाई फ्यूज होकर, जिनको मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस कह रहे हैं, एक न्यूक्लियस बन गया जिसको बोलते हैं सिनकैरियोन। एम्फीमिक्सिस हुआ और जिससे क्या बना? सिनकैरियोन बना। अब इनके पास एक माइक्रोन्यूक्लियाई है। अबाउट 12 to 48 आवर्स तक ये फ्यूजन स्टेट में रहते हैं। फ्यूजन होने के बाद अब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इनको बोलेंगे एक्स कॉन्जुगेंट्स। इनको क्या कहेंगे? एक्स कॉन्जुगेंट्स। ये 2 आ गए हमारे पास अलग अलग, बस दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। दोनों के पास एक क्या है? सिनकैरियोन है। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास 2 कॉन्जुगेंट्स थे, उनके पास एक मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस था। मैक्रो क्या हो गया? डिसअपियर हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, केवल माइक्रो बचा। उसमें पहला एक मियोटिक हुआ, एक माइटोटिक।
पहला डिवीजन हुआ उसके माइक्रोन्यूक्लियर में, किसमें होता है डिवीजन, माइक्रोन्यूक्लियस में। डिवीजन हो गए 2, 2 से 4, 4 में से भी 3 माइक्रोन्यूक्लियाई क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, एक बचा। उस एक में फिर तीसरा डिवीजन हुआ और 2 न्यूक्लियस बन गए, मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस। उन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हुआ, एक का मेल दूसरे के फीमेल के साथ फ्यूज हो गया। ऐसे ही ये 2 बने फिर सिनकैरियोन रखने वाले, इनको फिर एक दूसरे से अलग हो गए। अब क्या होगा, जो ये सिनकैरियोन है ये भी डिवीजन करेगा। फर्स्ट डिवीजन हुआ 2 बन गए, सेकंड डिवीजन हुआ ये कितने बन गए, 4, थर्ड डिवीजन हुआ टोटल कितने बन गए, 8 सिनकैरियोन। अब एक सिनकैरियोन से ये 8 न्यूक्लियस बने, इनको बोलते हैं एम्फी न्यूक्लियाई, क्योंकि ये एम्फी मिक्सिस की प्रोसेस के बाद बने हैं, इनको क्या कहते हैं, एम्फी न्यूक्लियाई। इन एम्फी न्यूक्लियाई में 4 बन जाते हैं मैक्रो, 4 क्या कहलाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस, और 4 जो बचे हुए 4 हैं उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, फिर एक ही बचता है। 3 डिसइंटीग्रेट हो गए और कितने बचे, माइक्रो कितने बचे, 1, मैक्रो कितने हैं, 4। अब इनमें साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन होना शुरू होगा, और एक जो ये हमारी सेल बनी थी पैरामीशियम की, एक एक्स कॉन्जुगेंट जो था वो कितने पैरामीशिया बनाना शुरू करेगा, डॉटर पैरामीशिया 2। इस एक से भी 2 बन गए, इस एक से भी 2 बन गए। देखो मैक्रोन्यूक्लियस इसके पास 2 थे, 2 चले गए, इधर 2 थे, ये 2 चले गए, और माइक्रो एक था लेकिन एक इसके पास गया, एक इसके पास। मींस जब इस पैरामीशियम में साइटोप्लाज्म में इसके डिवीजन हुआ तो इसका जो ये माइक्रोन्यूक्लियस है ना, इसने भी एक डिवीजन किया, और एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ और एक माइक्रोन्यूक्लियस यहाँ, साथ साथ डॉटर पैरामीशिया के साथ साथ पूरे साइटोप्लाज्म के साथ जो माइक्रोन्यूक्लियस बचा था एक एम्फी न्यूक्लियस माइक्रो वाला, उसमें भी डिवीजन हुआ, 2 बन गए। ऐसे ही यहाँ हुआ सेम प्रोसेस, और ऐसे फिर आगे इन 2 में से 2 पैरामीशियम फिर आगे बने डॉटर, तो 2 मैक्रो में से एक मैक्रो चला गया, और जो ये माइक्रो था इसने फिर एक और डिवीजन किया। मतलब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ साथ मैक्रो तो नहीं कर रहा है डिवीजन, बट माइक्रोन्यूक्लियस भी 2 डिवीजन कर रहा है। एक डिवीजन करके इसने 1 और 1 2 बनाए, फिर डिवीजन करके 1 2 3 4 हो गए टोटल। तो सबके पास फाइनली 4 डॉटर पैरामीशिया इधर बने, 4 इधर बने। मींस एक पैरामीशियम दूसरे पैरामीशियम के साथ फ्यूज होकर फाइनली कितने बनाता है, 8 पैरामीशिया बनाता है, डॉटर पैरामीशिया। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी नाम से समझ में आ रहा है, मींस इसमें क्या होगा, एक ही पैरामीशियम होता है, 2 पैरामीशियम की नीड नहीं होती, और एक ही पैरामीशियम में सेल्फ फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस होती है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मींस मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनते हैं, बट एक ही पैरामीशियम के अंदर बनते हैं दोनों। ये पहली बार डिस्क्राइब किया गया था पैरामीशियम ओरेलिया में। यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऑटोगेमी वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन पैरामीशियम ओरेलिया, जो कि एक बाई माइक्रोन्यूक्लिएट स्पीसीज है। बाई माइक्रोन्यूक्लिएट मींस इसके पास मैक्रोन्यूक्लियस तो एक ही होता है, बट माइक्रोन्यूक्लियस कितने होते हैं, 2 होते हैं इस स्पीसीज में। सिंगल इंडिविजुअल में ये होता है, और जो स्टार्टिंग कैसे होती है, ये एक हमारा पैरामीशियम है, और इसमें ये मैक्रोन्यूक्लियस है एक, और 2 माइक्रोन्यूक्लियाई है। एक मैक्रोन्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, और जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। पहला मियोटिक डिवीजन यहाँ भी, और बाकी बाद में माइटोटिक डिवीजन करके इस तरह से 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। 2 माइक्रोन्यूक्लियाई से टोटल कितने बन जाते हैं, 8 हैप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई। इन 8 में से 7 भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 माइक्रोन्यूक्लियाई क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गए। जो बचा हुआ एक होता है वो फिर डिवीजन करता है, और डिवीजन करके 2 न्यूक्लियस बना लेता है, एक मेल प्रोन्यूक्लियस और एक फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक पैरा ओरल कोन होती है ओरल रीजन में पैरामीशियम के, वहां मूव कर जाते हैं दोनों और जाके फ्यूज हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो वो क्या बनता है, सिनकैरियोन। सिनकैरियोन जो बना वो फिर डिवाइड होगा। सिनकैरियोन 2 बार डिवाइड होगा, एक बार डिवाइड हुआ 2, दूसरी बार डिवाइड हुआ, टोटल 4 न्यूक्लियाई जो बने इनको बोलेंगे एम्फी न्यूक्लियाई। जैसा हम पहले वाले में कॉन्जुगेशन में भी देखा था कि जब सिनकैरियोन डिवाइड होता है तो जो न्यूक्लियस बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फी न्यूक्लियस। ये एम्फी न्यूक्लियाई जो है इनमें से 2 क्या रोल प्ले करते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस बन जाते हैं मैक्रोन्यूक्लियाई, और 2 क्या हो जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई। इनमें से 2 बन जाते हैं मैक्रो और 2 माइक्रो। अब ये आगे जाके डॉटर पैरामीशिया में जब डिवाइड होगा
तो डॉटर पैरामीशिया में एक एक तो क्या चला गया, मैक्रो। बट हमने पढ़ा है इस स्पीसीज में 2 माइक्रो होते हैं, लेकिन हमारे पास टोटली माइक्रो 2 है। तो जब ये इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो क्या होगा, माइक्रो न्यूक्लियस भी बिल्कुल कॉन्जुगेशन की तरह ही माइक्रो न्यूक्लियस भी डिवीजन करेगा और क्या होगा, 1 से 2 बन जाएंगे। यहाँ भी 1 माइक्रो न्यूक्लियाई से क्या होगा, 2 माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाएंगे और मैक्रो दोनों के पास एक एक चला जाएगा। सो इसमें एक पैरामीशिया से 2 पैरामीशिया बने किसके थ्रू, ऑटोगेमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। मींस इसने अपना मेल प्रोन्यूक्लियस फीमेल प्रोन्यूक्लियस एक में ही बना, दोनों से सिनकैरियोन बना और सिनकैरियोन में डिवीजन होकर फिर मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियाई बने, जिनको एम्फी न्यूक्लियाई बोलते हैं। पहले इनको क्या बोलेंगे, एम्फी न्यूक्लियाई, फिर 2 उनमें से मैक्रो का रोल प्ले करेंगे और 2 माइक्रो। इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस केवल एक होता है बच्चों, दैट इज कि ये रिप्लेस करता है ओल्ड और वोर्न आउट मैक्रो न्यूक्लियस को। देखा आपने शुरू में, मैक्रो न्यूक्लियस क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो जो पुराना वोर्न आउट मैक्रो न्यूक्लियस है ये उसको सिर्फ क्या करता है, इस प्रोसेस से वो रिप्लेस हो। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ सेक्सुअल प्रोसेस इज साइटोगेमी। ये दोनों के इंटरमीडिएट होता है, ऑटोगेमी और कॉन्जुगेशन के। कॉन्जुगेशन में क्या होता था, 2 इंडिविजुअल या 2 क्या बोलेंगे पैरामीशिया फ्यूज होते थे टुगेदर और सिनकैरियोन बनता था और मेल प्रोन्यूक्लियस जो है उसका एक्सचेंज होता था। और ऑटोगेमी में क्या होता था कि एक ही इंडिविजुअल है, 2 इंडिविजुअल नहीं होते थे। यहाँ पर साइटोगेमी में क्या है, 2 इंडिविजुअल होंगे तो साइटोगेमोन्ट कहेंगे उनको, 2 साइटोगेमेंट फ्यूज तो होंगे साथ में, बट नो एक्सचेंज ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई, दोनों के मेल प्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज इसमें नहीं होता। तो ये बात किसकी तरह है, इसमें ऑटोगेमी की तरह है कि मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई एक ही इंडिविजुअल के फ्यूज होते हैं और सिनकैरियोन बनाते हैं। और कॉन्जुगेशन की तरह इसमें क्या होता है, 2 इंडिविजुअल फ्यूज होते हैं। अब इन तीनों सेक्सुअल प्रोसेस के बाद ऑटोगेमी, साइटोगेमी एंड कॉन्जुगेशन 2 असेक्सुअल प्रोसेस होती है इसमें रिप्रोडक्शन के लिए। एक को बोलते हैं एंडोमिक्सिस और सेकंड वन इज हेमिक्सिस। इनको असेक्सुअल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनमें कोई गैमेटिक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमेटिक न्यूक्लियाई मींस मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई जो वहां बनते थे वो यहाँ नहीं बनते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, ये एक इंडिविजुअल है और इसके पास एक माइक्रोन्यूक्लियस है। इसको पहली बार इसको भी पैरामीशियम ओरेलिया में डिस्क्राइब किया गया था, पैरामीशियम ओरेलिया में ही इसको भी डिस्क्राइब किया गया था पहली बार। ये पैरामीशियम ओरेलिया है सपोज, तो इसके पास 2 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं और एक मैक्रो। जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। जो माइक्रो है वो 2 माइटोटिक डिवीजन करते हैं माइक्रोन्यूक्लियाई, क्योंकि ये 2 है तो 2 से 4 और 4 से 8। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होकर 4 बन जाएंगे, माइटोटिक सॉरी, और सेकंड माइटोटिक डिवीजन होकर 8 बन जाएंगे। इन 8 माइक्रोन्यूक्लियाई में से भी 6 या 7 क्या हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई या 2 बचते हैं, ये एनिमल खुद डिवाइड हो जाएगा 2 एनिमल्स में या 2 डॉटर्स में और दोनों एक एक न्यूक्लियस रिसीव करेंगे। जब ये एक न्यूक्लियाई इनके पास बचा माइक्रो न्यूक्लियाई, ये डिवीजन करेगा ट्वाइस, 2 बार डिवीजन करेगा और 1 से 2 और 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे माइक्रो न्यूक्लियस में से। उनमें से 2 मैक्रो की तरह बिहेव करेंगे और 2 माइक्रो, 2 मैक्रो न्यूक्लियाई और 2 माइक्रो। उसके बाद ये जो ये एनिमल है खुद ये फिर 2 डॉटर सेल्स में और डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल्स देखिए, एक मैक्रो इसने ले लिया, एक मैक्रो इसके पास चला गया, लेकिन माइक्रो हमारे पास कितने थे, 2 ही थे। तो ये भी डिवीजन करेंगे यहाँ पर एक बार और 1 से 2 से कितने हो जाएंगे, 4, 2 इसमें चले जाएंगे और 2 इसमें। तो ये होता है एंडोमिक्सिस। एंडोमिक्सिस में एक ही एनिमल है और उसका मैक्रो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, माइक्रो डिवीजन करके 8 बनाएगा, उनमें से कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, फिर एनिमल डिवाइड होगा, एक जाएगा, वो एक फिर 2 बार डिवाइड करेगा, फिर एनिमल डिवाइड होगा और फिर वो एनिमल के डिवीजन के टाइम पे एक बार और माइक्रो न्यूक्लियाई डिवीजन करता है। आफ्टर एंडोमिक्सिस, हेमिक्सिस इज द लास्ट पार्ट या लास्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ये किस में होता है, जो सिंगल इंडिविजुअल में होता है, मीन्स इसमें कोई 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होते इसमें भी, और इसमें मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो कुछ इरेगुलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। केवल मैक्रो न्यूक्लियस ही बहुत सारे इरेगुलर पीसेस में टूटेगा और उनमें से कुछ पीसेस रीयूनाइट हो जाएंगे
न्यूक्लियस बनाने के लिए ही दोबारा, और कुछ फेसेस एंडोप्लाज्म में ही छोड़ दिए जाएंगे डिसइंटीग्रेट होने के लिए। सो इसका क्या पर्पस होता है बेसिकली कि उसमें मैक्रोन्यूक्लियस में कुछ इम्प्योरिटीज जमा हो गई थी, बस उसको रिमूव करना था, जो छोड़ दिए डिसइंटीग्रेट होने के लिए, जिनका यूज नहीं हुआ दोबारा, इसका मतलब उनमें कुछ इम्प्योरिटीज थी। सो ये एक प्यूरिफिकेशन एक्ट होता है ऑन द पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस में से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए दिस इज अ प्यूरिफिकेशन एक्ट। अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है बच्चों यहाँ से पैरामीशियम के बारे में, कप्पा पार्टिकल्स या फिर साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स मींस पैरामीशियम की बॉडी में कुछ, एक साइंटिस्ट जेनेटिस्ट थे, अमेरिकन जेनेटिसिस्ट ट्रेसी सोनबोर्न, उन्होंने डिस्कवर किया कप्पा पार्टिकल्स को। ये कप्पा पार्टिकल्स क्या है, पैरामीशियम के साइटोप्लाज्म में रोड लाइक पार्टिकल्स दिखाई दिए जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड था, और न्यूक्लिक एसिड की वजह से ही ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे विदाउट एनिमल डिवीजन। एनिमल डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, इनके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड है, सो ये अपना डिवीजन अपने आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इन पार्टिकल्स की खास बात क्या है कि ये टॉक्सिन प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टॉक्सिन प्रोटीन, और इसीलिए अगर इनका कॉन्जुगेशन किसी ऐसे इंडिविजुअल के साथ हो जाए जो वो प्रोटीन नहीं बनाता है, तो ऐसे इंडिविजुअल को ये किल कर सकते हैं, ये टॉक्सिन उस इंडिविजुअल को मार सकती है। इसलिए दो तरह के स्ट्रेन हो जाते हैं, किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन। जिसके पास ये टॉक्सिन बनाने वाले कप्पा पार्टिकल्स हैं उनको किलर स्ट्रेन बोलेंगे, और जो नहीं बनाते हैं और मर जाएंगे इनके साथ कॉन्जुगेशन होने से, उनको सेंसिटिव स्ट्रेन बोलते हैं। इसी तरह से लैम्बडा पार्टिकल्स और एमयू पार्टिकल्स भी कुछ इसी तरह के पार्टिकल्स होते हैं। और एक पाई पार्टिकल्स है, ये म्यूटेंट फॉर्म है किसकी, कप्पा पार्टिकल्स की ही, बट इसका क्या है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे इंडिविजुअल को किल नहीं कर पाते। इनका मेंटेनेंस एक हेरिडिटरी कैरेक्टर है, इनका फॉर्मेशन हेरिडिटरी नहीं है, बट इन पार्टिकल्स का मेंटेनेंस जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर है। सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट पैरामीशियम एंड इट्स रिप्रोडक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।